नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स के सीरीज में। यहाँ पर आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है, हरित अर्थव्यवस्था है, वो किस किस को प्रभावित करती है और खुद किस किस से प्रभावित होती है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे ग्रीन इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स के बारे में। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में यहाँ पर आता है वो ये है कि आखिर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको किसी भी विषय में रुचि है या उस विषय के बारे में चिंता है। तो एनी पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, किसी भी चीज में, चाहे वो बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी नीति हो, एक्टिविटी हो, गतिविधि हो, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज में रुचि हो या चिंता हो तो वो क्या है, उस गतिविधि का या उस नीति का, उस व्यवसाय का हितधारक है कि उनको उस व्यवसाय से कैसे फायदा हो रहा है या फिर वो खुद उस व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। अब वो सारे लोग हमारे जो ग्रीन इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं या ग्रीन इकोनॉमी से खुद प्रभावित होते हैं, वो कौन है? वो है हमारे स्टेक होल्डर्स इन द ग्रीन इकोनॉमी। अब जो ग्रीन इकोनॉमी है वो हम सबको प्रभावित करती है। तो हम सभी क्या हुए? हम सभी हमारे ग्रीन इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स हुए, हितधारक हुए। हरित अर्थव्यवस्था हर किसी को प्रभावित करती है और उसे कई लोगों के समर्थन की आवश्यकता भी होती है। अब आपको क्या लगता है कि ग्रीन इकोनॉमी सिर्फ सरकार के चलाने से या फिर कुछ निजी एजेंसियों के चलाने से चलती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ लोगों के चलाने से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और हम इन्हीं लोगों की आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ये हितधारक होते हैं, ये हमारी हरित अर्थव्यवस्था की सफलता में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और साथ ही में हमारी जो हरित अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सारे क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारी सरकार है वो बहुत बड़ी क्या है? हितधारक है हमारी ग्रीन इकोनॉमी की। उसके बाद में हमारे जो गैर सरकारी एजेंसियां हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। उनके बाद में जितने भी व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, वो सब ग्रीन इकोनॉमी के क्या है? हितधारक हैं। साथ ही में हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, वो सभी क्या हैं? ग्रीन इकोनॉमी के हितधारक हैं। हमारी जो औरतें हैं, औरतों के साथ में जो भी वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस हैं, नेटिव ट्राइब्स हैं जो कि जंगलों में और गांवों में रहती हैं और जो ये जानती हैं कि ये जंगल कैसे काम करते हैं और इन जंगलों में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वो भी हमारे ग्रीन इकोनॉमी के क्या हैं? हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद में जो हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो भी क्या है? हितधारक हैं। और साथ ही में हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे युवा जन हैं, वो हमारी ग्रीन इकोनॉमी का, हरित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी सरकार के बारे में कि सरकार हमारी हरित अर्थव्यवस्था का, ग्रीन इकोनॉमी के कैसे स्टेक होल्डर्स हैं। अब आप सोचिए कि सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि जो भी चल रहा है आसपास वो सही ढंग से चले। कैसे चले? सही ढंग से चले। इसके लिए वो क्या बनाते हैं? इसके लिए वो बनाते हैं कुछ लॉज। क्या बनाते हैं? कुछ लॉज बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं।
प्रोग्राम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काफी सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, काफी सारे मानकों को, स्टैंडर्ड्स को ले आउट करते हैं। साथ ही में काफी सारे मिशन भी क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। और हमारे पास में यहाँ पर काफी सारे और क्या होते हैं? सरकार की तरफ से बिल भी पास किए जाते हैं और लेजिस्लेशंस भी पास किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मिशंस के बारे में, तो हमारी सरकार ने हमारी ग्रीन इकोनॉमी के लिए बहुत सारी पॉलिसीज और मिशन चलाए हैं जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हमारी NAPCC, और हमारी क्या थी? हमारा जो NSM था, नेशनल सोलर मिशन, वो। साथ ही में अगर हम बात करें ग्रीन इंडिया मिशन की, वो भी कौन लेकर आया? सरकार लेकर आई। अगर हम बात करते हैं हमारे स्वच्छ भारत अभियान की, जो गाड़ी आपके गली में आती है सुबह सुबह और आपके घर से कचरा उठा के जाती है, वो भी किसने स्टार्ट करी है, चालू शुरू की है? वो मुहिम भी शुरू करी है हमारी भारत सरकार ने। तो हमारी भारत सरकार का काम क्या है? उनका काम ये है कि सतत विकास के कानूनों को, नीतियों को, रणनीतियों को, मानकों को, कार्यक्रमों को, साथ ही में अन्य देशों के साथ समझौते और कार्यों को बनाए और उनको लागू करें। अब जब ये सारी चीजें अगर हमें लागू करनी है, तो इनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनके लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं। और ये फंड्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं? ये फंड्स भी हमें सरकार ही प्रदान करके जाती है। इसके साथ साथ में सरकार और क्या करती है? जो हमारी पब्लिक है, हमें क्या करके जाती है? शिक्षित करके जाती है। हमारे पर्यावरण के प्रति हमें शिक्षित करके जाती है। साथ ही में हमारे अंदर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर जाती है। तो ये सारे क्या काम हैं? ये सारे काम हैं हमारे सरकार के, और कैसे हमारी सरकार हमारी हरित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के, हमारी गैर सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी। इन गैर सरकारी एजेंसियों में कौन आते हैं? सारी जो निजी एजेंसियां हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, निजी कंपनियां हैं, वो सब कहाँ आते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। अब इनका क्या काम है? इनका ये काम है कि जो भी सरकार ने नियम, कानून, नीतियां, रणनीतियां, मानक और कार्यक्रम लागू किए हैं, उनको फॉलो किया जाए। क्या किया जाए? उनको फॉलो किया जाए। इनका काम है कि जो सरकार है और जो समाज है, उनकी मदद करे। जो सरकार ने नियम और कानून लागू किए हैं, उनका पालन करने में। साथ ही में ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या करते हैं? सरकार के मिशन में उन्हीं का भाग बनकर उन मिशन को लागू करने में सरकार की मदद करते हैं। साथ ही में हमारे समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में भी काम कौन करता है? हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी एजेंसियां करती हैं। तो बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन हरित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यों को लागू करने में सरकार और समाज की मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज की। तो ये जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे व्यवसाय और उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, ये कैसे हमारी हरित व्यवस्था को प्रभावित करते हैं? अब आपने देखा होगा, हमने बात करी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, नवीकरणीय सोर्सेज ऑफ एनर्जी में किसकी बात करी? सोलर एनर्जी की बात करी। किसकी बात करी? सोलर एनर्जी की बात करी कि हम सूर्य की और ऊर्जा को, जो सौर ऊर्जा है, उसको काम में लें और उससे हम क्या करें? बिजली का उत्पादन करें। उसके बाद हमने बात करी विंड की, कि हवा की एनर्जी से हम क्या करें? बिजली का उत्पादन करें। टाइडल एनर्जी से हम बिजली का उत्पादन करें। साथ ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिक तरीके से, पानी की ऊर्जा से हम बिजली का उत्पादन करें। तो
तो ये सभी क्या हैं? ये सभी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन सब में यूज आने वाले, काम में आने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं ये बनाती हैं। सोलर एनर्जी के लिए क्या यूज आते हैं? सोलर पैनल्स आते हैं। विंड के लिए विंड मिल्स आते हैं। टाइडल एनर्जी को यूज करने के लिए टाइडल एनर्जी के मिल्स आते हैं। साथ ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए डैम्स, बांध बनाए जाते हैं, टरबाइन्स बनाई जाती हैं जिनसे कि बिजली का उत्पादन किया जा सके। तो ये सभी कौन हमारे को प्रोवाइड करके जाता है? ये करके जाते हैं हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज। तो जो ये बिजनेस और इंडस्ट्रीज है, इनका हमारी हरित अर्थव्यवस्था की सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर क्या है, जो सक्सेस है, सफलता है हमारी ग्रीन इकोनॉमी की, ये डिपेंड करती है दोनों पब्लिक सेक्टर पे भी और प्राइवेट सेक्टर पे भी। और इन दोनों का हमें क्या चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। इन दोनों का हमें क्या चाहिए? सक्रिय भागीदारी चाहिए। और इनकी सक्रिय भागीदारी से ही हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है वो आगे बढ़ सकती है। साथ ही में जो हमारे यहाँ पर कंपनीज हैं, उनको जो भी सरकार ने नियम कानून लागू किए हैं उनको फॉलो करना होता है। और जो भी वो उत्पादन कर रहे होते हैं वो कैसे होने चाहिए? पॉल्यूशन फ्री होने चाहिए, या फिर कम से कम पॉल्यूशन उनमें होना चाहिए। तो जो भी कंपनीज हैं उनको क्या करना है? दे हैव टू फॉलो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो भी वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या जो भी कंपनियां हैं वो जो भी व्यावसायिक प्रथाओं की पालना कर रही हैं, वो कैसी होनी चाहिए? वो पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके और किसी भी तरीके के नुकसान से बचा जा सके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे ग्रीन इकोनॉमी के सबसे बड़े पार्ट की, जो कि है हमारे फार्मर्स, हमारे किसान भाई। अब ये क्या करते हैं? ये जो किसान हैं ये हमारी हरित अर्थव्यवस्था का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये क्या है? हमारे अर्थव्यवस्था और समाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। हमारा जितना भी खाना है वो कहाँ से आता है? हमारे किसान भाइयों से ही आता है। चाहे हम हमारे अनाज की बात करें, चाहे हम हमारे दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, या फलों की बात करें, या फिर कोई भी ऐसा खाना जो कि जानवरों से भी आता है, वो भी कहाँ से आता है? इन फार्मर्स से ही आता है। तो ये क्या हुए? ये हमारे देश के ग्रीन इकोनॉमी के पालन पोषण करने वाले हुए। अब इनका क्या है? इनका ग्रीन इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कैसे है? ये हमारे जो देश है उसका जो उसमें जितना भी फूड है, खाना है, उसके उत्पादन को देख रहे हैं। तो खाने का उत्पादन क्या है? बहुत बड़ा है। कृषि क्या है? जो एग्रीकल्चर है, एक बहुत बड़ा हमारी ग्रीन इकोनॉमी का सेक्टर है। यहाँ पर अगर हमारे फार्मर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कैसा होगा? वो भी सतत होगा, सस्टेनेबल होगा। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? हमने बात करी थी किसकी? क्रॉप रोटेशन की बात करी थी। साथ ही में हमने बात करी थी टेरेस फार्मिंग की, और हमने बात करी थी कॉन्टूअर प्लोइंग की। किसकी बात करी थी? कॉन्टूअर प्लोइंग की। ये सारी प्रैक्टिसेस से क्या हो रहा है? इन प्रैक्टिसेस से जो हमारा सॉइल है और वाटर है वो कंजर्व होके जा रहे हैं। कैसे होके जा रहे हैं? कंजर्व होके जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे किसान भाई हैं ये क्या करें? ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। क्या करें? ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ में ये एग्रो फॉरेस्ट्री भी करें। एग्रो फॉरेस्ट्री भी करें। साथ ही में ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, उनका उपयोग कम से कम करें, जिससे कि हमारा जो
पानी के संसाधन है, जल संसाधन है, जो हमारे लैंड संसाधन है, जमीन के संसाधन है, ये सब नुकसान से बच सके। तो ये जो हमारे किसान भाई हैं, ये क्या करते हैं, पूरे देश के लिए खाद्य और कृषि उत्पाद पैदा करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारे जो ये फार्मर्स हैं, इनका सही ढंग से ध्यान रखा जाए तो ये एक हमारी ग्रीन इकोनॉमी के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। हम जो ग्रीन इकोनॉमी है वो फार्मर्स का ध्यान कैसे रख सकती हैं? यहाँ अगर हम बात करें कि हमारी जो सरकार है, उन्होंने काफी सारे योजनाएं लॉन्च करी हैं, जिनमें से एक है पीएम कुसुम। ये क्या है? ये है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जहां पर क्या करा गया है, सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स लगाए गए हैं। वाटर पंप्स जो हैं वो सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स हैं। अब इनसे क्या होता है, ये जो पंप्स हैं ये सौर ऊर्जा से चलते हैं, बिजली से या डीजल से, पेट्रोल से नहीं चलते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हुआ, डीडीजलाइजेशन हुआ। जो ये हमारे फार्मर्स हैं, इनकी निर्भरता पेट्रोल पर या डीजल पर या बिजली पर बहुत ज्यादा कम हो गई है। इन वाटर पंप्स के जरिए अब इन किसानों को जितना पानी चाहिए वो निरंतर लगातार मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बिजली नहीं है तो पंप्स नहीं चलेंगे, पानी नहीं आएगा, पेट्रोल की कमी या डीजल की कमी है तो पंप्स नहीं चलेंगे तो पानी नहीं आएगा। यहाँ पर इन फार्मर्स ने इन सोलर पावर पैनल से क्या करना स्टार्ट किया है, अपने इन पानी के पंपों को एनर्जाइज करना स्टार्ट किया है और बाकी जो भी बिजली बचती है उसको ये बेच देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों का क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। तो ऐसी काफी सारी योजनाएं हमारी सरकार लाती है हमारे किसान भाइयों के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी औरतों की, हमारी विमेन की। जो विमेन है वो हमारी आबादी का आधा हिस्सा है। क्या है, हमारी आबादी का आधा हिस्सा है। और चाहे हम बात करें घर की या समाज की और अर्थव्यवस्था की, उन सब में जो औरतें हैं, विमेन है, एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब कैसे निभाती हैं हमारी औरतें बहुत बड़ी भूमिका? सबसे पहले अगर हम चालू करें हमारे घर से, तो हमारे घर का जो किचन है वो कौन संभालती हैं, हमारी औरतें संभालती हैं ज्यादातर। वहां पर जो कचरा पैदा हो रहा है, उस कचरे को अगर ये औरतें अच्छे से सेग्रीगेट करें तो सबसे पहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस वहीं से ही चालू होती है। आज हमारी ग्रीन इकोनॉमी का ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है जहां ये औरतें ना हो। इसीलिए इनके जो भी अधिकार है उनको बचाना और उन अधिकारों की पालना करने देना ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सतत विकास होगा। तो सतत विकास हमारा तभी संभव है जब हम महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि वे हरित अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से भाग ले सकें। अब आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, अगर आप बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे औरतें भी कैसी होती हैं, औरतें किसान होती हैं। हम बात करते हैं अगर बिजनेस की, उद्योग की, तो यहाँ पर भी हमारी औरतें पीछे नहीं हैं। बिजनेस वुमेन की तरह हमारी औरतें आगे आ रही हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट की, जैसे कि अगर हम बात करें मेधा पाटकर की, तो मेधा पाटकर जी ने एक इन्वायरमेंटल सोशल एक्टिविस्ट की तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जहां पर उन्होंने बांध बनने की वजह से जो भी आसपास के लोग थे, स्थानीय जो लोग थे, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ा था। साथ ही में अगर हम यहाँ बात करते हैं शोभा देवी की, तो शोभा देवी कौन थी? शोभा देवी एक ग्रामीण महिला थी,
लेकिन उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ में चिपको मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जहां पर उन्होंने पेड़ों को काटने से रोका था। यही अगर हम बात करते हैं कृष्णम्मा की, जो कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की तरह काम करती हैं। साथ ही में जो वंदना शिवा है, वो भी हमारे एनवायरमेंट की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं।